हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूपीआई टा इंस्ट्रक्टर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। देखिए, जैसा ही आप सभी को पता होगा कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आपके नज़दीक आ चुकी है। तो एग्ज़ाम डेट को पास में देखते हुए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं आपको अब कंटिन्यूसली क्लासेस दूंगा, जिनमें मैं आपको कोशिश करूंगा कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चंस आपको करा सकूं। और साथ ही साथ अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी पर्टिकुलर अदर कोर्स के लिए, जैसे कि जो यूपीआई टा स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, मान लीजिए वो हिस्ट्री हुआ, जियोग्राफी हुआ, या अदर कोई कोर्सेज हुए जैसे कि इंग्लिश हुआ, कंप्यूटर हुआ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैं उनकी भी वीडियोस, जैसे टॉप 10 या टॉप 20 क्वेश्चंस जो हुए, एज ए वन लाइनर फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि उन वन लाइनर्स में ही आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनिंग भी कर दूं, ताकि आपको अच्छे से वो सारी चीज़ें जो हैं वो रिकॉग्नाइज हो जाएं एग्ज़ाम टाइम में। तो इसीलिए अभी मैंने डिसाइड किया है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं क्वेश्चंस करा सकूं, और साथ ही साथ मैक्सिमम क्वेश्चन कराने के साथ साथ आपको उन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन भी आपको दे सकूं। क्योंकि जैसे अगर मैं 10 क्वेश्चन आपको कराता हूं, तो इन 10 क्वेश्चन में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपका जो है एक्सप्लेनेशन के थ्रू मे बी 40 से 50 क्वेश्चन मैं आपका पर डे करा पाऊँ। क्योंकि एक्सप्लेनेशन में काफ़ी सारी चीज़ें जो आती हैं वो आपके लिए क्वेश्चंस के लिए बेनिफिट होती हैं। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि चैनल पर जो भी व्यूअर्स आ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और चैनल को शेयर भी करिए, ताकि आपके साथ जो भी एस्पिरेंट्स यूपीआई टा इंस्ट्रक्टर 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी तक ये जो वीडियोस हैं, जो जेन्युइन वीडियोस हैं, वो शेयर हो सकें और उन्हें भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। तो समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए हम अपना ये सेशन है जो आज का टॉप 10 क्वेश्चन है, ये आपके लेबर लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, हम इन्हें आगे बढ़ाएंगे। पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको लेबर लॉ से रिलेटेड कुछ 10 क्वेश्चंस कराए थे। अब मैं आपको किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन ही करूँगा, चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और अभी हमारे पास टाइम की कमी है और थोड़ा फैसिलिटी भी कमी है। तो लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं बिना फैसिलिटीज़ के। तो मैंने यही डिसाइड किया है कि आपको टॉप क्वेश्चंस कराए जाएँ, जैसे पर डे वीडियोस के फॉर्म में मैं आपको उपलब्ध कराऊँगा। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रशिक्षु अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। देखिए, प्रशिक्षु से मतलब होता है कि ट्रेनी, कि जो भी ट्रेनिंग करने वाले ट्रेनर्स होते हैं उन्हें हम प्रशिक्षु कहते हैं। तो देखिए, प्रशिक्षु अधिनियम जो है वो 1961 में ये अधिनियम पारित हुआ था, जो कि अब संपूर्ण भारत में लागू है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि प्रशिक्षु अधिनियम वर्ष 1961 में पारित हुआ, जो संपूर्ण भारत में अब प्रेजेंट टाइम में लागू है। इस अधिनियम के प्रावधान देखिए कब लागू होंगे, जब केंद्र सरकार किसी राज्य की गजट में इसके लागू होने की सूचना जारी कर दे, तभी ये जो अधिनियम है वो लागू होंगे। या कोई भी अधिनियम कब लागू होता है कि जब कोई केंद्र सरकार किसी राज्य की गजट में किसी अधिनियम की सूचना लागू कर देती है या जारी कर देती है, तो वो अधिनियम लागू हो जाता है। इसका सेकंड पॉइंट आपको एक और बताता हूँ कि देखिए, प्रशिक्षु अधिनियम किसी नियोक्ता का दायित्व होता है कि प्रशिक्षण की व्यवस्था कराना। देखिए, प्रशिक्षु अधिनियम के अंतर्गत क्या कहा गया है कि किसी नियोक्ता, यानी कि किसी कोई जेन्युइन कंपनी है या कोई संस्था है जो ट्रेनिंग कार्यक्रम दे सकती है, जैसे कि अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम होता है या कोई अदर ट्रेनिंग कार्यक्रम है, तो उसका ये दायित्व है कि वह प्रशिक्षण की व्यवस्था कराए और कुशल कर्मकारों की निश्चित अनुपात की व्यवस्था करे, कि यानी कि उस पर्टिकुलर संस्था में जो ट्रेनर्स हैं, जो ट्रेनी को ट्रेन करेंगे, तो उनकी व्यवस्था भी करे, ताकि जो आने वाले ट्रेनीज़ हैं उन्हें एक
अच्छा से अच्छा वहाँ माहौल मिल सके और वो अच्छे से अच्छी चीज़ें सीख सकें, मैक्सिमम कैपेसिटी उनकी कैप्चरिंग की इंक्रीज़ कर सकें। देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि प्रशिक्षु अधिनियम 1961 क्षेत्रीय उद्योग पर कब लागू होते हैं? तो देखिए यहाँ आप पढ़ सकते हैं कि प्रशिक्षु अधिनियम सन 1961 किसी क्षेत्रीय उद्योग पर जब केंद्र सरकार राज्य की गजट में इसको लागू करने की अधिसूचना जारी करते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि प्रशिक्षु अधिनियम 1961 क्षेत्रीय उद्योग पर कब लागू होते हैं। तो जब केंद्र सरकार राज्य की गजट में कोई अधिसूचना जारी करती है तो ये लागू हो जाते हैं। आई थिंक इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसका जो वीडियो का जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल यूपीआईटी इंस्ट्रक्टर 2022 डायरेक्ट सर्च करके उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर पाएंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? तो देखिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना 30 नवंबर 1947 में हुई थी। इसके लिए एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ ईयर्स का ही डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, प्रशिक्षु अधिनियम के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो देखिए प्रशिक्षु अधिनियम के मुख्य उद्देश्य की अगर मैं बात करूं तो देखिए प्रशिक्षु अधिनियम पहले तो 1961 में जो है वो लागू हुआ और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि देखिए जेन्युइन बात है कि ट्रेनीज को ट्रेनिंग कराना क्यों आवश्यक है। अगर जैसे जो कैंडिडेट्स ट्रेनिंग करने गए होंगे आईटीआई के बाद या डिप्लोमा के या बीटेक के बाद, तो देखिए उनका जो ट्रेनिंग कराने का मुख्य उद्देश्य है कि उन्हें किसी लाभकारी नियोजन की अवसर उपलब्ध कराए जाएं। यानी भविष्य में कोई अगर वैकेंसीज आती हैं और वहाँ पे एज अ ट्रेनिंग के बाद आपकी अगर ज्वाइनिंग सुनिश्चित होती है कि वहाँ पे अगर कोई ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो जब भी कोई योजना अगर कोई आती है या कोई वैकेंसीज आती हैं तो यानी कि लाभकारी नियोजन आते हैं तो उनके जो अवसर हैं वो आपको प्रोवाइड किए जा सकें, आप बीटेक या आईटीआई डिप्लोमा करने के बाद उस चीज़ से वंचित ना रह सकें। इसका ये मेन उद्देश्य है। साथ ही साथ इसका उद्देश्य है कि प्रशिक्षण हेतु वातावरण तैयार किया जाए कि देखिए जब आप ट्रेनिंग करने जाएं या कहीं जॉब पर जाएं तो उसके पहले ही आपको वो क्लाइमेट दिया जाए कि जैसे कैसे जॉब करनी है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब हम आईटीआई या हाई स्कूल या इंटर या सब डिप्लोमा या बीटेक करने के बाद कहीं भी जाते हैं तो हम उन चीज़ों में प्रॉपरली बाउंड नहीं हो पाते क्योंकि हमारा माइंडसेट कुछ और होता है। लेकिन जब आप किसी जॉब के लिए जाते हो तो वहाँ आपको मिनिमम से मिनिमम 8 घंटे वहाँ व्यतीत करने पड़ते हैं। तो साथ ही साथ इसका ये मेन उद्देश्य यही है कि प्रशिक्षण के लिए जो उपयुक्त वातावरण है वो तैयार किया जा सके कि आपको कैसे वहाँ बिहेव करना है कैंडिडेट्स के साथ, अपने सोल जो आपके आपस में वहाँ काम करने वाले कामकारी लोग हैं उनके साथ कैसा बर्ताव करना है और कैसे आपको टाइम को मैनेज करते हुए अपने को मेंटली प्रिपेयर करना है। इसका तीसरा उद्देश्य है कि प्रशिक्षण के पश्चात प्रशिक्षु को सर्टिफिकेट वगैरह भी उपलब्ध कराना, ये इसका एक उद्देश्य है। और देखिए इसके बाद ये मेन उद्देश्य ये भी है कि श्रमिकों की शारीरिक क्षतिपूर्ति हेतु नियोजन को उत्तरदायी ठहराना कि अगर कोई श्रमिक है कि अगर उसके कोई फिजिकली कोई प्रॉब्लम होती है तो जो ट्रेनर्स हैं जो ट्रेनिंग करा रहे हैं उनको भी इसका उत्तरदायी ठहराया जाए कि अगर आपकी देखरेख में कोई ट्रेनी काम कर रहा है तो उसे कोई भी चोट वगैरह ना लग पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत किसको परिभाषित किया गया है? तो देखिए प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत जब प्रशिक्षु के बारे में ही बात की गई है तो उसके प्रशिक्षु के प्रशिक्षण के बारे में ही बात की जाएगी। तो और इसके प्रशिक्षण के साथ साथ उसकी शिक्षुता सलाहकार के बारे में भी बात की जाएगी। तो देखिए प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत जो है प्रशिक्षण तथा शिक्षुता सलाहकार को परिभाषित किया गया है, जिसमें देखिए प्रशिक्षु को क्या एक ऐसा व्यक्ति होता है जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है जो कि 14 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर मैं शिक्षुता सलाहकार की बात करूं
तो ये केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सलाहकार होते हैं, जो कि शिक्षुता प्रशिक्षण को क्या करते हैं, ट्रेन करने के लिए सलाह देते हैं कि आपको इस प्रकार से, इस प्रॉपर वे में उस प्रशिक्षु को आपकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षु अधिनियम के अंतर्गत प्रशिक्षु की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष निर्धारित की जानी चाहिए? देखिए 5वें नंबर में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि प्रशिक्षु अधिनियम के अंतर्गत प्रशिक्षु की जो न्यूनतम आयु है वो 14 वर्ष डिसाइड की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षु अधिनियम में प्रशिक्षण की अवधि कितनी निर्धारित की गई है? तो देखिए प्रशिक्षण की अवधि 6 माह से 4 वर्ष तक हो सकती है। प्रशिक्षण की अवधि व्यावसायिक सेल्फ प्रशिक्षण परिषद द्वारा तय की जाती है। ये आपको पॉइंट याद रखना है कि प्रशिक्षण की जो अवधि है वो व्यावसायिक सेल्फ प्रशिक्षण परिषद द्वारा तय की जाती है, जिसमें कर्मचारियों की संख्या 250 से कम होने पर 50% राशि का भुगतान सरकार द्वारा दिया जाता है। अगर वहाँ पर कर्मचारी की संख्या 250 से कम है तो उस पर्टिकुलर एरिया में जो 50% राशि है उसका भुगतान गवर्नमेंट करती है, तथा 250 से अगर अधिक है तो उस पूरी राशि का जो भुगतान है वो 100% कंपनी ही करेगी। जैसे मान लीजिए आप कहीं अप्रेंटिस करने जाते हैं, अगर आप जैसे मान लीजिए सपोज करिए आप BHEL से अप्रेंटिस करते हैं, तो अगर वहाँ पे जो आपके अप्रेंटिसशिप के लिए ट्रेनीज़ हैं, अगर उनकी संख्या 250 से कम है, तो आपने देखा होगा कि उस ड्यूरेशन में कि आपका 50% पैसा जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू आता है और 50% जो पैसा है वो BHEL खुद से देती है। लेकिन अगर वहाँ जो कैंडिडेट्स हैं, जो ट्रेनीज़ हैं, उनकी संख्या 250 से अप्रॉक्सीमेट ज़्यादा है या 251 है या 252 ही है, तो जो पूरा जो पैसा होगा वो 100% BHEL ही वहन करेगी। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षु अधिनियम के अंतर्गत कितने कर्मचारियों को कम होने पर 50% राशि का भुगतान सरकार द्वारा दिया जाता है? पहले ही आपको बता चुका हूँ 7वें नंबर क्वेश्चन में कि 250 से अगर कम है तो वो जो राशि है 50% गवर्नमेंट देती है। अगर 250 से ज़्यादा ट्रेनीज़ हैं तो 50% तो छोड़िए, पूरा 100% कंपनी को ही देना पड़ेगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन है, ये थोड़ा गलत मिसप्रिंट है, तो यहाँ पे जो है प्रशिक्षु ही लिखा होगा। यहाँ जी, यहाँ प्रशिक्षु ही लिखा है। तो प्रशिक्षु अधिनियम में प्रशिक्षु को किस स्तर पर प्रायोगिक प्रशिक्षण प्राप्त होगा? तो देखिए जो प्रशिक्षु अधिनियम है वहाँ पर जो साप्ताहिक प्रशिक्षण देने का प्रावधान है, तो प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षु को साप्ताहिक प्रायोगिक परीक्षण प्राप्त होगा। प्रत्येक प्रशिक्षु को सभी कक्षाओं में भाग लेने के साथ अनुबंधों का पालन भी करना पड़ता है। ये कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं और कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, और वहाँ पे जो प्रशिक्षण होता है तो प्रशिक्षण के दौरान उस प्रशिक्षु को स्टाइपेंड भी दिया जाता है। वहाँ आपको सैलरी नहीं होती, वहाँ उसे स्टाइपेंड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम कब लागू हुआ? तो अब तक तो ये सभी को रट गया होगा। मैंने भी और कई टीचर्स ने यूट्यूब पर काफ़ी बार इसे पढ़ाया है। तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में लागू हुआ था। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को भली भांति समझ में आई होगी, और आशा करता हूँ कि आप सभी काफ़ी अच्छे सपोर्ट करेंगे और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अभी बीते कुछ दिनों में वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया, तो उसके लिए क्षमा और सॉरी है। अब से आपको कंटिन्यूसली वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथ ही साथ आप ज़रूर बताइएगा कि आपको और किन किन सब्जेक्ट्स की जो टॉप क्वेश्चन हैं जिन्हें मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगा वो आपको चाहिए हैं। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। गुड डे। जय हिंद।